हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनेस्ट रीजन पर स्वागत करता हूं। यह यूटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला था 17वीं बीपीएससी के लिए दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए, उसका मैं सेट लाया हूं। इस टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। जुनून सीरीज के तहत चलाया गया था दोस्तों। इसके लिए 2 घंटा टाइम दिया गया है आप लोग को। आप इसे देख लीजिए कितना क्या रहेगा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद इससे पहले मैं 1 से लेकर के 2 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ 4 वीडियो में। ये थर्ड का फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद इसका भी 2 वीडियो मैं लाऊंगा 75 प्रश्न करके। यदि आप लोग नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। यूटेरिया प्रैक्टिस सेट के नाम से 17वीं बीपीएससी का, आप उसे जाकर देख लें पूरी वीडियो। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे भी मोटिवेशन मिल सके। इस चैनल को आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित महसूस होते हैं हम, और मैं रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यदि आप मेरे जो चैनल है वो ग्रो करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी आगे काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है। क्या पहला प्रश्न है कि कथन कारण है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें जो दिया गया है तो ये गलत है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन नहीं किए थे त्रिपुरी, जबकि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे वो हरिपुरी अधिवेशन में किए थे। हरिपुरी अधिवेशन आपको 1938 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हरिपुरी अधिवेशन में किया गया था, और त्रिपुरी अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, और हरिपुरी अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। तो ये गलत है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। तो ये सही है दोस्तों, कथन कारण सही है परंतु कथन गलत है। तो यदि हम देखें इसका आंसर दोस्तों, आंसर क्या होगा? कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसी में आपको व्याख्या भी दिया हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें है, वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। तो क्या ऐसा ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ये संकट की घड़ी में होने वाला सम्मेलन था। और 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने क्या त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक, अध्यक्ष पद से। और इसी अधिवेशन में प्रतिद्वंदी के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी अपनी तरफ से खड़ा किए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो इन दोनों के बीच चुनाव की प्रक्रिया चली थी दोस्तों, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है और ये भी सही है। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में वाम पंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। तो वाम पंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने साथ दिया था, ये गलत है, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्य करने के गठन के प्रश्न को लेकर के गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी सही है। तो आपको सही कौन कौन सा हुआ? मेरा आंसर सही हुआ 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, आपका ऊपर सकते हैं इसको। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को माना जाता है। चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राजनीतिक गुरु माना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बोस का राजनीतिक गुरु कौन है? ये चित्तरंजन दास है। 1920 के दशक के शुरुआती दौर में जलियांवाला बाग के नरसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी।
से दुखी होकर अप्रैल 1921 में उन्हें भारतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने के मार्गदर्शक प्राप्त करने के लिए जुलाई 1921 ईस्वी में गांधी जी के पास आए और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के मन में भारत की स्वतंत्रता के लेकर पनप रही लालसा को भांप लिया और उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा। इस प्रकार चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है जो सबसे प्रसिद्ध है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा है। इंडिया स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है और यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी, इंडिया स्ट्रगल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न भी चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको, इसमें है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कुछ कथन दिए और कुछ कारण है, तो हम लोग देखेंगे इसको। कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। ये कुछ कथन है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीय से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, वो पसंद नहीं आए थे। ठीक है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही है। शर्त के साथ समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 6 नंबर प्रश्न में। 6 में दिया गया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो विकल्प में दिए गए उचित शब्द को जोड़ना, ये करना है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभिक समय है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के लिए जाने से शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को, उस समय भारत के पास लॉर्ड लिनलिथ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी सही आंसर है। लॉर्ड लिनलिथ का कार्यकाल देखें दोस्तों, तो 1936 से लेकर 1944 तक लिनलिथ का कार्यकाल रहा है। लिनलिथ का कार्यकाल 1936 से 44 तक रहा है। ठीक है, और उसके बाद लिनलिथ के बाद डेबल बने थे 44 से 47 तक। 1944 से 47 तक बेबल का कार्यकाल रहा है। लिनलिथ के जस्ट बाद फिर लॉर्ड बेबल को बनाया गया था। बेबल को वायसराय बनाया था। यदि हम ब्लिंगटन का देखें, ब्लिंगटन का कार्यकाल देखें तो 1931 से 36 तक ब्लिंगटन का कार्यकाल रहा है। 1931 से 36 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल देखें तो 1927 से लेकर 1926 से लेकर 1931 तक इरविन का कार्यकाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे को चलते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है, इसमें है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 7 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसा ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप से देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो वो किन्होंने देखा था? तो वह लाभ उठाने का मौका देने के लिए कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा देखा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो किस प्रश्न पर केंद्रित था? त्रिपुरी अधिवेशन 1940 में जो हुआ था कांग्रेस की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, जो था कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये गलत है। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था, ये भी गलत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई की बैठक में अगस्त 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सही है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित
किया गया था, तो 15 का आंसर क्या होगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 16 नंबर प्रश्न में पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो पाकिस्तान दिवस हम लोग 23 मार्च 1943 को मनाए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था दोस्तों। और 17 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर, 16 से 17 नंबर प्रश्न की ओर, सन 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के द्वारा, किनके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में किया गया था, जापान के टोक्यो में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 18 नंबर प्रश्न में, राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था, 1942 में। 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला आया था, 1944 में, और बेबल योजना आया था 1945 में। 1945 में बेबल योजना था, और इसका छोटा डेट देखें, 1945 में, मई 1945 में आया था बेबल योजना, और शिमला समझौता आया था जून 1945 में। शिमला समझौता जून 1945 में, ठीक है। और ये जो था फरवरी 1944 में, फरवरी 1943 में सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिन करा था, कब, फरवरी 1943 में। जबकि पाकिस्तान दिवस हुआ था कितना, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद 1 हो जाएगा, 4 5 4 5 1, फिर आपका हो जाएगा 2 3, 4 5 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा चाहिए सही आंसर है, 4 5 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न पे, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, तो कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, तो उस स्थान का नाम क्या है, तो देखिए समांतर सरकार पर स्थापना नहीं की गई थी बालासोर में, बालासोर में समांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बालासोर में समांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। जबकि बलिया में, तमलुक में और सतारा में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तामलुक है जो मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, इन तीनों जगह समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो कहाँ नहीं की गई थी, बालासोर में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, तो किस स्थान पर स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबी समय तक चली थी, तो वो सतारा में स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबी समय पर चली थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जबकि देखिए बलिया में अगस्त 1942 में केवल 1 सप्ताह के लिए सरकार चली थी, तामलुक में दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक सरकार चली थी, और सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक चला था, ठीक है। सतारा में करीब 2.5 वर्ष तक चली थी सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि हम लोग देखें तो इसमें निम्नलिखित कथन क्या है, 21 में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, तो उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो की स्थापना की थी, ये कथन सत्य है दोस्तों, बॉम्बे में रेडियो की स्थापना की थी उषा मेहता ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता था, तो समांतर सरकार जो चली थी उस समय, उसे जातीय सरकार के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको कौन सी सरकार के नाम से जाना जाता था, तो उसे चलने वाली सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था। क्या चीज, प्रति सरकार के नाम से, ना कि जातीय सरकार से। तो कथन 2 गलत है। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था बलिया में, तो ये कथन सत्य है। और हिंदू महासभा ने 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 22 नंबर प्रश्न में कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम आर्मी का गठन, देखिए हम, तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम आर्मी का गठन जर्मनी में किया था, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जर्मनी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 23 नंबर प्रश्न में मैचिंग दिया गया है, ठीक है, मैच है, हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। इसमें दिया गया टोक्यो है, टोक्यो के बारे में देखते हैं। तो टोक्यो जो है आपको क्या था, तो इसमें टोक्यो में आबिद हुसैन, टोक्यो क्या था, तो आबिद हुसैन टोक्यो संबंधित था, जर्मनी, ठीक है,
जर्मनी के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रयुक्त नाम से वो जाने गए थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर उनका क्या क्या नाम था, वो उस नाम के बारे में दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस को क्या क्या नाम से जाना जाते थे जगह जगह पर। तो सुभाष चंद्र बोस जगह जगह पर गए थे तो अपना नाम बदलते गए थे, तो उसी के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो टोक्यो में उन्होंने अपना नाम आबिद हुसैन रखे थे। जर्मनी में उन्होंने अपना नाम ओरलैंडो मेजोटो रखे थे। जर्मनी में अपना नाम ओरलैंडो मेजेटो। और पेशावर में अपना नाम क्या रखे थे उन्होंने, पेशावर में अपना नाम जियाउद्दीन रखे थे पेशावर में अपना नाम। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो 4-1-3 मेरा सही आंसर होगा। 4-1-3 कौन सा आंसर होगा? 4-1-3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद की थी? वो व्यक्ति का क्या नाम था जिन्होंने उन्हें नजरबंद से हटा करके पेशावर पहुंचा दिए थे? तो वो व्यक्ति थे भगत राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। छद्म नाम था ये, उनका नाम क्या था जब पेशावर पहुंचाए थे? तो जियाउद्दीन नाम था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें यह कथन है और कारण है, तो हम लोग देखेंगे कथन कारण। इसमें इसकी सहायता से देखते हैं क्या है। तो जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेता को जेल से रिहा कर दिया था, तो बिल्कुल सही है। और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत का और जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 में दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न में देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ये समझौता एकदम बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है दोस्तों। संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए यह समझौता प्रस्ताव राज्यपाल फार्मूला 1944 ईस्वी के बाद लाया गया था। यह जो फार्मूला लाया था उनके बाद लाया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस समझौता प्रस्ताव के अनुसार अंतिम सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से क्रमशः 2:1 में अपनी सदस्यों की मनोनीत करने की बात की थी। तो ये कथन गलत है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फोर्थ नंबर विकल्प की ओर चले। फोर्थ नंबर विकल्प में दिया गया है कि इस समझौते या प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षित रखने की भी बात हुई थी। तो कथन नंबर 4 सही है। तो इस प्रकार कौन सा आंसर होगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया 27 नंबर प्रश्न है। 27 में है स्थानीय रिक्त स्थान को पूर्ति करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं जो क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु खाली स्थान को एक फार्मूला सुझाया था, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें छोटा डेट पूछ दिया दोस्तों। तो ये जो फार्मूला सुझाया था उन्होंने वो 1944 में सुझाया था, ठीक है। एक कौन सा 1944 के छोटा डेट पूछ दिया, तो जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला को सुझाया गया था, जुलाई 1944 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है ठीक है। 28 में हम चलते हैं। 28 में प्रश्न दिया गया है कि INA बैंक 28 का प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। INA बैंक क्या है? ठीक है, तो INA बैंक है जो आपको रंगून में बैठाया गया था। INA बैंक कहाँ? रंगून में। INA बैंक INA का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो INA का प्रारंभिक मुख्यालय है जो आपको सिंगापुर में मिलेगा। INA का प्रारंभिक मुख्यालय स्वराज द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में ही सब ये द्वीप है। स्वराज द्वीप आपको निकोबार द्वीप में पड़ेगा और शहीद द्वीप आपको अंडमान में द्वीप में पड़ेगा। तो इस प्रकार यदि हम मैच करें BADC किसमें है दोस्तों? BADC ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, तो इसमें दिया गया है 29 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहाँ दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना ये प्रसिद्ध नारा कहाँ दिए थे? मलाया में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मलाया में सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध भाषा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 30 नंबर प्रश्न में, 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कहा जा रहा अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहा किया था? अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से सिंगापुर में उन्होंने अस्थायी सरकार की गठन किया था। अस्थायी सरकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सिंगापुर में। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान अधिकृत सिंगापुर के कैथे थिएटर में अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से ज्ञात अस्थायी सरकार की गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस खुद राष्ट्र प्रमुख थे, प्रधानमंत्री तथा युद्ध और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। और वित्त मंत्री के एस.सी. चटर्जी थे। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को महिला संगठन की अध्यक्ष एवं एस.ए. अय्यर को प्रचार विंग्स का अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखें। 31 में दिया गया है कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो आजाद हिंद फौज दिवस हम लोग 12 नवंबर 1945 को मनाते हैं। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस के मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर में, इसमें मैचिंग दिया दोस्तों, हम लोग मैच करेंगे। चलिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो विदेश मंत्री थे। भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। ए बी अलेक्जेंडर कौन थे? तो ए बी अलेक्जेंडर आपको नौसेना मंत्री थे। ए बी अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री थे। ए बी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो विदेश मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स विदेश मंत्री नहीं, व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 3 4। 1 3 4 किसमें दोस्तों? 1 3 4 1 3 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 1 3 4। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 32 से 33 की ओर। 32 से 33 की ओर देखें तो 33 में दिया गया है। 33 में सूची का मैच करना। जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे? तो जॉन मथाई वह एक रेलवे थे। ठीक है। और जो अंतिम सरकार में जो बनाया गया था मंत्री, उनके बारे में दिया गया है। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे आपको कृषि एवं खाद्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। लियाकत अली कौन थे? तो वित्त मंत्रालय था लियाकत अली के पास। और सी राजपालचारी के पास क्या था? तो सी राजपालचारी के पास शिक्षा मंत्री था, शिक्षा मंत्री। तो इस प्रकार की मैच करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 5 2 4 1। 5 2 4 1। 5 2 4 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट में क्या है? 34 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। तो सही है, केंद्रीय एवं व्यवस्थापिकों के लिए चुनाव करवाए गए थे। तो इसको घटनाक्रम के रूप में सजाना है। तो कब करवाए गए थे? 1900 ये जो व्यवस्था करवाई गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945-46 में करवाया गया था। ठीक है। 1945-46 में ये करवाए गए थे। उसके बाद ये वाला चुनाव 1945-46 में 45-46 में। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने लेबर पार्टी का सत्ता में आना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लेबर पार्टी आया था वो सत्ता में आया था। कब आया था? तो लेबर पार्टी सत्ता में जुलाई 1945 में आया था। जुलाई 1945 में बेबल योजना हुआ था। कब? तो जून 1945 में बेबल योजना हुआ था। और शाही नौसेना नाविक विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। ये फरवरी 1946 में हुआ था। 40 में सबसे पहले आएगा बेबल योजना 3। सबसे पहले बेबल योजना आएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता। उसके बाद एक आएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 35 नंबर प्रश्न में। 35 नंबर प्रश्न में है नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो यह जो व्यक्ति था, उन व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो अरुणा आशफ अली पर यह मुकदमा नहीं चलाया गया था।
जो 1945 के लाल किले का जो कटघरे का आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था, वो हारून अशरफ अली पर नहीं चला गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। 35 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 36 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय शाही सेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविक को खाली स्थान HMIA तलवार की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो प्रश्न किया गया है, किसी से गिरफ्तार किया गया था, तो वो कौन नेता थे? तो उसमें से BS दत्त थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, BS दत्त। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एक सामूहिकीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 सामूहिक क्रमशः समूह ख तथा समूह ग क ख ग घ में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो बिहार प्रांत था जो समूह क के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बिहार प्रांत कहाँ था? तो बिहार प्रांत ऑप्शन नंबर ए समूह ग में था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों 38 नंबर प्रश्न में। देखिए समूह क में कौन कौन था दोस्तों? बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये संयुक्त क में थे। संयुक्त ख में कौन थे? समूह ख में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत, दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, और सिंध संयुक्त ख में थे। और ग में बंगाल और असम। ग में हिंदू बहुल प्रांत बंगाल और मुस्लिम बहुल ठीक है बंगाल, और असम में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत असम। तो इस पर बांटा हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? तो ऑप्शन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है 37 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 प्रांतों का जो समूहीकरण हुआ था कुल 3 समूह में हुआ था। समूह का में किया गया था। तो तीनों समूह में कुल कितने प्रांत शामिल थे? तभी हमने पढ़ा तीनों समूह में कितने प्रांत शामिल थे। तीनों समूह में कुल मिलाकर 11 प्रांत शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 11 प्रांत थे। 39 नंबर प्रश्न 39 में है कि कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें से कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था? कितने प्रतिनिधि का चुनाव देशी रियासत से किया गया था? तो 83 प्रतिनिधि का चुनाव देशी रियासत था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 93 प्रतिनिधि का चुनाव था देशी रियासत से था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न में निम्नलिखित कथनों में से कौन तथ्य कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन की योजना शामिल नहीं था? तो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना कैबिनेट मिशन के योजना के तहत शामिल नहीं था। भारत को एक संघ बनाने ये शामिल था, कैबिनेट मिशन के तहत शामिल था। ठीक है, संघ बनाने की परिकल्पना गलत है। अवशिष्ट शक्तियों संघ में निहित हो ये सही था। और संविधान के निर्माण है तो ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना करना तो ये भी सही था। ये सही नहीं था। तो कौन कौन सही है? 1 और 3 मेरा सही होगा। इस पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 40 हो गया। 41वां प्रश्न यदि हम देखें 41 में तो इसमें दिया गया है विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है। 1925 में की गई थी स्वयंसेवक की स्थापना। तो 1925 में ना कि 15 में, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी। तो ये हिंदू महासभा की जो है जो 1925 में की गई थी। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इस प्रकार 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 41 का आंसर ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन पर है। तो पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुआ था। उसका कौन थे? तो कथन किसका है? आगा खान का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उन्होंने कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगा खान ने कथन कहा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न। 43 में क्या है? 43 नंबर प्रश्न में कथन दिया हुआ है, इसको मैचिंग करना है हमको। क्या सही क्या गलत। वर्ष 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है।
और 1937 में प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, तो ये गलत है। तो इस प्रकार एक सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 44वां प्रश्न को ध्यान देखें तो इसमें है कि भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना जो प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को किया गया था। 3 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को 45वां प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न क्या है, तो यदि हम 45वां प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या दिया है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, तो बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण, तो बिल्स का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण कब किया गया था? तो यदि हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, बिल्स को हाउस लॉर्ड्स ऑफ प्रस्तुति में प्रस्तुतिकरण हुआ था 18 जुलाई को। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुति बिल्स को जो शीघ्र स्वीकार किया गया था वो कौन था? तो प्रधानमंत्री एट्टी ने उस समय योजना में प्रारूप को विधेयक को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन का निम्न सदन जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें कब किया था? 15 जुलाई 1947 को। 15 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन होता है में प्रस्तुत किया था 16 जुलाई को। कब हुआ था वो? 16 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद 18 जुलाई को क्या हुआ था? दोनों में विधेयक 18 जुलाई को पारित हुआ और इसी दिन को स्थायी स्वीकृति प्राप्ति कहा जाता है। तो इस बिल को स्थायी स्वीकृति प्राप्ति 18 जुलाई को हुआ, तो कब हो जाएगा? पहले हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ था, फिर लॉर्ड्स हुआ था, तो BSC हो जाएगा, BSC ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कथन और कारण दिया गया है, लाहौर अधिवेशन 1929 में भावना 29 ईस्वी की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किया था। तो क्या ये सही है? तो कथन बिल्कुल सही है, स्वीकार किया था। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। तो आर भी कथन सही है, कथन आर एवं कारण आर एवं कथन ए सही है और उसकी सही व्याख्या, ठीक है, उसकी सही व्याख्या भी करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में 46 हो गया। 47 नंबर प्रश्न में महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की तुलना किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बेटन ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, ठीक है। 1945 में खालिस्तान में तथा 1947 में खालिस्तान में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता किए थे? तो उदयपुर एवं ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर कांग्रेस 1945 में जो 1945 में कहाँ? उदयपुर में, और 1947 में ग्वालियर में भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो उदयपुर और ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 48 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट 49 प्रश्न में देखें तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन जो था माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए जहां जनमत संग्रह के द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान संघ में। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला, ये जो थे आपको माउंटबेटन योजना के तहत क्या था? भारत संघ में शामिल होना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? किसके द्वारा विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? तो जो विधायी शक्तियां था किस चार्टर के द्वारा प्रदान की गई थी पहली बार? तो ये विधायी शक्तियां 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत 1726। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में ईस्वी में इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत गवर्नर जनरल बना दिया था। ये बिल्कुल गलत है। हमको कथन, सही कथन चुनना ही गलत है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और संचालन मंडल में कार्यकारिणी 6 बस निश्चित कर दिए गए थे, और ये गलत है। और 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालन का चुनाव, ये भी गलत है। तो केवल 2 मेरा सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो हुआ था, उसमें जो है एक कथन दिया हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया था। बिल्कुल सही कथन है। आगे के चलते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। कथन नंबर 2 है, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही है, कथन ये भी सही है। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया था। तो ये गलत है दोस्तों, ये ऐसा नहीं किया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस प्रकार के प्रावधान नहीं की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 10 कमिश्नरी की नियुक्ति ब्रिटेन के साम्राज्य द्वारा किया गया था। तो ये भी गलत है। तो मेरा सही क्या है? 1 और 2 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 नंबर से 53 नंबर प्रश्न की ओर। मैचिंग दिया हुआ 53 में, वो देखते हैं। इसमें दिया चार्टर्ड एक्ट और 1793 में। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 जो था वो किस लिए था? तो चार्टर्ड एक्ट 1793 जो था, आपको माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ाना 1793 का चार्टर्ड एक्ट था, ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें चार्टर्ड एक्ट 1813 में है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया, ठीक है। और चार्टर्ड एक्ट 1833 में है। चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या था? विधायी और कार्यकारिणी सीमा कृत्य का पृथक्करण किया गया था, ये भी सही है। और चार्टर्ड एक्ट 1853 में था कि भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी। तो इस प्रकार 1 2 3 4 सही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 34 नंबर प्रश्न को 31 से लेकर के 54 नंबर प्रश्न में भारत जो है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था? देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन जो वैधानिक रूप से हुआ था भारत में, वो कब हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1843 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है, वैधानिक रूप से। और इसमें 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा भारत में जनरल को, ठीक है, कब होता था? 1843 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 में भी कथन कारण दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर 55 में। इसमें कथन कारण दिया हुआ है, देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशक में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई थी। क्या कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? किस कारण उठाई थी? तो इस दौर में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम, द्वितीय महाद्वीप का। तो कथन नंबर 2 भी सही है, कारण भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है, कारण सही है। उसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न में है। इसमें दिया गया है 56 में कि 56 में दिया गया भारत के वार्षिक बजट तैयार करने में उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी? विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी? तो वर्ष 1860 से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1860 से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 57 में दिया गया है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है दोस्तों। 57 का हम लोग देखते हैं। इसमें है भारत परिषद अधिनियम, खाली ए में है के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दी गई, ठीक है, अनुमति दी गई। और फिर खालिस्तान वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो किसे अनुमति दी गई थी और कौन पहले भारतीय बने? देखिए,
भारत परिषद में जो शामिल होने के लिए वर्ष 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अनुमति दी गई थी। किन्हें? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? 58 में कथन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब प्रश्न थोड़ा कष्ट तो देते हैं दोस्तों, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं ये सब प्रश्न। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस प्रश्न से। चलिए हम देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया था। 1919 के तहत द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया था। क्या? यदि हम इसको देखें दोस्तों तो बिल्कुल सही है, द्विसदन विधायिका को स्थापित किया गया था। ठीक है, 1919 के तहत इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से किया गया, जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। तो यह भी बिल्कुल सही है। और इसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानता है। तो कथन थर्ड गलत है। और कारण इसमें दिया गया, इसमें 4 नंबर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के प्रदान किया गया था। तो ये सही है, 4 सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हुआ? तो 1, 2 और 4 मेरा सही आंसर होगा। किसमें दिया हुआ है 1, 2, 4? ये हम लोग देखेंगे 1, 2, 4 किसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो 1, 2, 4 आपको कथन नंबर किसमें है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि 59 नंबर प्रश्न पे 59 में है, विकल्प को चयन कीजिए। ठीक, तो इसमें देखते हैं कथन ए में दिया गया है 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल सही बताएगा आपको कि उसी का आधार ये बना। तो हमसे इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, नहीं, कौन सा कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल सही है कि उसी का यह आधार बना था। 1935 का आधार बना। ठीक है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, और उसकी सही व्याख्या भी करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 60 नंबर वगैरह है, कथन पर विचार कीजिए कि उपयुक्त कथन से कौन सा असत्य है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल सही है। इस कमीशन में वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित किया था। ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य है? ना तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः समाप्त कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधार को पुनः कौन समाप्त कर दिया था? तो देखिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पुनः समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न में थोड़ा लंबा चल रहा है दोस्तों, इसको खींचते हैं जरा जल्दी से। 62 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? किस महिला ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? सरला देवी चौधरी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था महिलाओं को मताधिकार देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों आधुनिक भारत आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, जो पीसीएस एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, वो हमारे पास इस चैनल के प्लेलिस्ट में शामिल है दोस्तों। सारे वीडियो आपको हिस्ट्री का यदि आप देखेंगे तो पूरा हिस्ट्री आपको चैप्टर वाइज, तीनों हिस्ट्री अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं दोस्तों। उसी प्रकार भारतीय संविधान का देखिएगा तो उसका भी पूरा चैप्टर वाइज आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न है और आप जाके उसे पढ़ें। आप निश्चित रूप से आप अपने जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों, और आप अच्छे से और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। यदि आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल मुझे विश्वास है। जाइए दोस्तों, आप देखें जरूर से जरूर। और भी प्रैक्टिस सेट मैं डाला हूँ, उसके सिवाय मैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट भी डाला हूँ दोस्तों। कम से कम 3-4 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ, उसे जाके आप देखें। जीके जी स्केबल है, पढ़ें और अपना तैयारी को और मजबूत करें दोस्तों। जितना प्रैक्टिस सेट का जो जीके जी सब पढ़ेंगे, आने वाले प्रैक्टिस सेटों में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों, और अपने एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद होगा दोस्तों। तो आप लोग जाके जरूर से जरूर पढ़ें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं।
62 से लेकर के 63 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया भारत की पहली महिला विधायक कौन थी। तो भारत की पहली महिला विधायक, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत की पहली महिला विधायक थी डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी भारत की पहली महिला विधायक थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें खाली स्थान अनुच्छेद और खाली स्थान अनुसूचियां थी। 1935 एक लंबा दस्तावेज था, इसमें जो थी, जो कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी, तो इसमें हम लोग जो 1935 के लंबे दस्तावेज में कितने अनुसूचियां रखे थे, तो 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची रखे थे। 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न की ओर। 65 में यदि हम देखें, इसमें दिया गया है 65 में कि 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुआ, उनमें से कुछ प्रमुख निम्न थे। यदि इसमें देखें तो कौन सा हुआ 1935 में घटना, तो कौन कौन सा है उसका कालानुक्रम के अनुसार सजाइए घटनाक्रम को, ये दिया गया है। तो यदि हम इसमें देखें CR फार्मूला, तो चित्तरंजन दास फार्मूला जो था, तो वो 1940 में आया था। कब आया था, 1944 में। CR दास फार्मूला 1944 में आया था दोस्तों। 1944 में हमने ऊपर अभी पढ़ा है। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों, तो 1945 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अब बेबेल योजना 1945 में आया था। 1945 में बेबेल योजना आया था, 45 में। तो हमसे कह रहा है कालानुक्रम से जाने के लिए, तो सबसे पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव 4 नंबर, अगस्त प्रस्ताव 4 नंबर, उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आप आ जाइएगा किसमें, CR फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कि एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से लेकर 1903 का संबंध किस देश क्षेत्र से था। तो एंड्रयू फ्रेजर जो थे वो पुलिस सुधार आयोग से संबंध के लिए लाया गया था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 67 नंबर में। 67 में नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो 67 प्रश्न है नंबर में दिया गया है कि इसमें दिया गया है भारत, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने उठाई थी। सर्वप्रथम किसने उठाई थी, दादाभाई नौरोजी ने उठाई थी। तो यह कथन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने उठाई थी बिल्कुल गलत है। श्रमिकों की दशा का सुधार हेतु ऐसा नहीं उठाया गया था। श्रमिकों की दशा में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग का गठित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है, गठन किया गया था। और 1881 ईस्वी में श्रम भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो ये भी सही है, 2 और 3 कथन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 और 3 किसमें है कथन, ऑप्शन सी में है 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर 67 का। 68 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 68 में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। द्वितीय कारखाना युद्ध आया था, जो कारखाना नियम आया था वो कब आया था, ठीक है। तो द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, ठीक है। तो उसमें बच्चों को काम करने के लिए कितना उम्र तय की गई थी, तो उसमें 9 वर्ष और 14 वर्ष था। 9 वर्ष और 14 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष और 14 वर्ष था। बच्चों के न्यूनतम और अधिकतम आयु, न्यूनतम 9 वर्ष का होगा, अधिकतम 14 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में दिया गया दोस्तों 69 नंबर प्रश्न में। 69 नंबर प्रश्न में है भू राजस्व पद्धति तथा लागू किए जाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित करना है। देखिए 3 को यहाँ दिया हुआ रैयत बाड़ी। तो रैयत बाड़ी जो था किस क्षेत्र में हम लागू किया गया था, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो था आपको किस क्षेत्र में लागू किया गया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा है। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था आपको लागू जो किया गया था वो आपको लागू किया गया था, रैयत बाड़ी व्यवस्था आपको लागू कब किया गया था, तो बॉम्बे तथा असम में किया गया था रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और असम में। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था है जो आपको मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्ती बनारस एवं कर्नाटक का उत्तरी भाग में किया गया था अस्थायी बंदोबस्ती, ठीक है दोस्तों। नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारा मैचिंग क्या होगा, यदि हम मैच करें तो इसमें दिया गया है क्या, इसका आंसर होगा 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें है 1833 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में
परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ किया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण क्या है? 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण ब्रिटेन के हितों का एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। कथन एवं कारण दोनों सही है दोस्तों, उसकी उचित व्याख्या भी करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 70 से 71 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 71 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित कथनों कौन सा विकल्प ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण के सही कालानुक्रम को प्रकट करता है? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण के सही कालानुक्रम को देखें तो कौन प्रकट करता है? तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का पहले पूंजीवादी व्यापारिक पूंजीवादी थे, फिर मुक्त व्यापार किए और फिर वाणिज्यिक पूंजीवादी बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे के प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, 71 से 72 नंबर प्रश्न की ओर। हम लोग आज इसमें 75 नंबर प्रश्न तक देखेंगे, फिर उसके बाद अगला 75 अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। तो यह कथन जो दिया गया है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये कथन गलत है। ठीक है, पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1835 का को परिवर्तन कर दिया गया था। तो कथन केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों, मैचिंग है 73 में। यदि इसको देखें 73 नंबर प्रश्न में, तो मैच करना है हमको हिंदू, हिंदुस्तान, इंडियन मिरर और वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? देखिए, हिंदू हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू नामक पुस्तक लिखा है। हिंदू नामक पुस्तक सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है। ठीक है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पुस्तक लेखक कौन है? तो हिंदुस्तान पुस्तक लेखक है जीपी वर्मा, हिंदुस्तान पुस्तक लेखक है। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? इंडियन मिरर के लेखक जो है आपको एन सेन है, एस एन सेन जिसको बोलते हैं, एस सेन है इंडियन मिरर के लेखक। और वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार अंदर क्या होगा? 3-4-2-1 मेरा आंसर हो जाएगा। 3-4-2-1 मेरा आंसर सही होगा। 3-4-2-1 3-4-2-1 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है आपको? 74 नंबर प्रश्न में दिया गया है, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी? तो भारतीय पत्रकार प्रथम वो कौन थे? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, सॉरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाल गंगाधर तिलक से पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की ओर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है, इसके बाद अगला 75 उसमें लाएंगे। निम्नलिखित में किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का डिस्पैच यानी बुश डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और वुड डिस्पैच था दोस्तों जो 1854 ईस्वी में लाया गया था। 1854 ईस्वी में लाया गया था वुड डिस्पैच। और किसके समय में लाया गया था? तो चार्ल्स वुड के समय में लाया गया था। और उनका कार्यकाल था चार्ल्स वुड का 43 से 53 तक, 1843 से 1853 तक उनका कार्यकाल था। और उन्हीं के द्वारा 1854 में फिर ये चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। काफ़ी मेहनत पड़ता है दोस्तों, काफ़ी समय लगता है इसमें, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।